नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये मेंस आंसर राइटिंग का नेक्स्ट वीडियो है। एक दिन करके बाद करके आता है ये वीडियो। ओके, इससे पहले 5 वीडियो हमने कर लिए थे, उसको आप जाके ज़रूर देखना। ख़ास तौर से बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं GS1 और GS2 का पेपर्स। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। है क्या एक्चुअली में क्या हुआ है कि बीपीएससी के मेंस में लिमिटेड क्वेश्चन ही है, आपको एक ही तरह के क्वेश्चन आपको हर 2 साल बाद घूम फिर के आते हुए दिखाई देंगे। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस क्या किए हैं, बिल्कुल बेसिक से जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको इंक्लूड किया, उसके आपको मॉडल आंसर मैं दिखाऊंगा। और एक क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने डाला है। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे, उसको आप भी देख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री तो जीएस का भी सब्जेक्ट में आता है ना। तो वो दोनों आपके लिए फ़ायदा कारक होगा। और अगले लेक्चर्स हम लोग क्या करेंगे ना, यूपी पीसीएस या यूपीएससी कोई सा भी प्रीवियस ईयर एक उठाएंगे, उसको पहले डिस्कस करेंगे और आपको उसको लिख के मुझे भेजना होता है। अब बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। ओके, और इंस्टाग्राम और मेल आईडी दोनों मैं दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। तो पहले आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आंसर्स की तरफ, देखेंगे कि आंसर क्या है, किस तरह के छोटे आंसर। यूपीएससी में आपको पता है कि कंसाइज फॉर्म में लिखने होते हैं, 150, 200 और 250 शब्दों में लिखना होता है आंसर। तो छोटा आंसर लिखना बड़े आंसर से लिखना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि आपको छोटे में ही पूरे आपको अपनी बात प्रूव कर देना है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, कुछ भी आपको ज़्यादा ना इंट्रोडक्शन ना ज़्यादा निष्कर्ष, बस आपको जो पूछा है उसको लिखना होता है। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बीपीएससी से। अगले लेक्चर्स हम लोग क्या करेंगे, बीपीएससी के लगभग में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं डिस्कस। एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर वाला कितनी बार आया होगा, अभी तक तो 5 से 10 बार मैंने डिस्कस कर दिया होगा इसको, 5 से 6 बार, है ना। और बीपीएससी के लिए जो बुक आई है ना मेंस के लिए, दृष्टि आईएएस का जीएस का बुक आया है, उसका भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर करेंगे, उसमें रिव्यू करेंगे पूरे बुक को। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह का बुक है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, और बीपीएससी के साइंस के लिए भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि पीटी के साइंस के लिए क्या करें, उसका भी अगला वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। तो इन क्वेश्चंस को तो छोड़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बिहार का योगदान बहुत बार पूछा है, बहुत बार। बिहार में संथाल विद्रोह 10 बार पूछेगा। पटना कलम चित्रकारी, जैसे लग रहा है कि 66वीं 65वीं बीपीएससी कट कॉपी पेस्ट कर देता है, समझ रहे हो ना। आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है बताओ, इसको आपको लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जहाँ पर आएगा वहाँ पर आप बताओगे UNFCCC की स्थापना हुई थी, कॉप का शुरुआत किया गया था, उसके बाद से जो सबसे पहली बार सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में, उसको आप लिखोगे। पृथ्वी सम्मेलन को आप लिखोगे। लेटेस्ट में COP 26 को लिख सकते हो। COP 26 कहाँ पर हुआ है, ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ है, उसके बारे में लिख सकते हो। और क्या बता सकते हो, UNEP के बारे में बताना होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है उसके बारे में बताना होगा। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में आप यही सब बताओगे। और क्या बता सकते हो, जो मॉन्ट्रियल वगैरह हुए हैं या कार्टेजेना हुआ है बायोडाइवर्सिटी के लिए या ओजोन के क्षरण को बचाने के लिए, तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। तो बहुत सारा मैंने बता दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, तो आपको ढेरों सारे बता दिए, उनके बारे में 4-4 लाइन भी लिखोगे तो 38 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण सबको पता होगा क्या है। जैसे वायु है, वायु के मूल स्वभाव में अगर बदलाव आ जाता है ना, उसी को प्रदूषण कहा जाता है ना। नकारात्मक बदलाव होता है मुख्य रूप से। क्या होता है, वायु का काम क्या है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना। लेकिन जब ये हमारे लिए नुकसानदेह बन जाए, जहरीली बन जाए, तभी हम क्या बोलेंगे कि प्रदूषित वायु है। इसी तरह से जल का भी स्वभाव बदल जाता है, इसी तरह से ध्वनि का भी स्वभाव बदल जाता है, मिट्टी का भी स्वभाव बदल जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण कहा जाता है। तो आपको पहले प्रदूषण डिफाइंड करना है। क्या लिखोगे, प्रदूषण की पहले डिफिनेशन लिखोगे। प्रदूषण कितने तरीके के होते हैं, कुछ कुछ के नाम लिख देना, बहुत सारे होते हैं। जैसे जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। आजकल तो एक नया आ गया है लाइट पॉल्यूशन, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट जला के रखते हैं रात को पार्क वगैरह में, इससे चिड़ियाँ जो होती हैं या जानवर होते हैं उनके बायोलॉजिकल क्लॉक पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप उसको भी लिख सकते हैं इसमें। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरूर लिखना। विश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का हमारे सोसाइटी पर और हमारे राजनीति पर व आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब से मानते हैं हम, 1991 से मानते हैं। क्या उससे पहले नहीं था लेकिन सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं था ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ
कि विश्व के सारी चीज़ों का इवॉल्वमेंट हमारे सोसाइटी, हमारे राजनीति, हमारे इकोनॉमी, हर चीज़ पर पड़ा है। सोसाइटी पर क्या पड़ा है? मॉडर्नाइजेशन जो आप देखते हो उस चीज़ के बारे में आप बता सकते हो सोसाइटी पर। ये कोई बताने की चीज़ तो है नहीं। वैश्वीकरण पर सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, या आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको ये क्वेश्चन लिखना है और इस क्वेश्चन को लिखना है। भारतीय परमाणु सिद्धांत पर एक निबंध लिखना है। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? पहले है नो फर्स्ट यूज, दूसरा है हमने शांति के लिए इसके स्थापना इसको बनाया है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तीसरा क्या है? जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है उन पर हम यूज इसका नहीं करेंगे। यही तो मुख्य रूप से है कि भारतीय परमाणु सिद्धांत, यही तो मुख्य रूप से। अब इसको आपको एलोबरेट करना है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको इन दो क्वेश्चनों को लिखना है आज के लिए। जो मैं अंत में क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है? दोनों क्वेश्चन को लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को लिखना है। और दूसरा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या लिख सकते हो? ग्लोबलाइजेशन जो आया, ग्लोबलाइजेशन का ही एक था मुख्य, है ना। नए नए जो चलन देखते हो आप आर्थिक व्यवस्था का, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भारत में आई या भारत की कंपनियाँ बाहर गईं, या मुख्य रूप से जो संचार के क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ, IT के सेक्टर में जो हुआ, और जो फूड के सेक्टर में आप जो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनी के ब्रांड बैठ के पीते रहते हो, खाते रहते हो, तो वो सब तो आर्थिक व्यवस्था पर ही प्रभाव है ना। राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा और सामाजिक पर, सोसाइटी पर तो पड़ा ही। तो आप इसको लिख सकते हो आसानी से। दूसरे सेक्शन पर चलते हैं कि प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असमान विकास को बढ़ावा दिया है। प्राकृतिक विविधता का मतलब क्या होता है? कहीं पर भारत में सूखा है, कहीं पर मिनरल रूप से धन्य है, कहीं पर बहुत जल की कमी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जल है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है। अब ये भौगोलिक विविधता जो प्राकृतिक विविधता, ये कैसे भारत के विकास को, असमान विकास को बढ़ावा देती है, आपको इसको बताना है ना। इसकी व्याख्या उचित उदाहरण सहित करना है। जैसे आपको बिहार के बारे में बताना है कि बिहार में बाढ़ की ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कुछ विकास संभव नहीं हो पाता है, सड़क बनती है अगले साल टूट जाती है, या मुश्किल से लोगों का रहना भी हो सकता है। वहाँ पर इकोनॉमी बहुत कम है, बहुत ही सीमित स्तर पर इकोनॉमी है ना। वहाँ पर निवेश कम होता है। अब इसी तरह से आप दूसरा उदाहरण दे सकते हो मुंबई का। मुंबई क्या है? एक समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, जिसके कारण वहाँ पर अत्यधिक रूप से व्यापार और वाणिज्य की संभावनाएँ विकसित होती हैं। फिर आप छोटा नागपुर का इलाका का दे सकते हो कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है, इसके कारण वहाँ पर उद्योग धंधे भी बहुत हैं। लेकिन उद्योग धंधों ने क्या छोटा नागपुर के आदिवासी और वहाँ के सामान्य लोगों के जीवन पर बदलाव डाला? नहीं। वहाँ पर बाहर से जो कंपनियाँ आई तो बाहर से लोग भी आ गए काम करने के लिए। पूरा झारखंड जो है, जिससे जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, ये सब जगह जो है, धनबाद हो गया, इन्हें तो अधिकतर बाहर के लोग ही काम करते हैं। तो आप इसको बता सकते हो असमान विकास को कैसे बढ़ावा दिया विविधता ने। अब कहीं पर पहाड़ी भाग है, उत्तराखंड, हिमाचल का उदाहरण दे सकते हो, है ना। और इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका है, वहाँ पर क्या है? प्राकृतिक विविधता जो है वहाँ पर ना के बराबर है, जल जो है वहाँ पर ना ही के बराबर में आता है। वो सूखा प्रदेश है, पर्वत पृष्ठीय प्रदेश है, यानी पश्चिमी घाट के पीछे का भाग है। इसके कारण से वहाँ पर विकास नहीं हो पाया। जैसे बुंदेलखंड का इलाका है, उसके बारे में आप बता सकते हो। जैसे उत्तर का मैदान है, यहाँ पर खूब उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर कृषि व्यवस्था बहुत अधिक प्रचलित है। पूर्वी घाट, कोस्टल राज्य जितने हैं उनकी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ पर समुद्र की सीमा लगती है। तो यही सब प्राकृतिक विविधता है, जिसके कारण अलग अलग राज्यों के विकास की संभावनाएं अलग अलग हैं। आप उसको बता सकते हो। सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार से गरीबी हटाने के लिए किस हद तक सफल रही है? उस समय का क्वेश्चन है, इसको मत लिखना। हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया, परंतु इसने अनेक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दी। इसकी व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। पर्यावरणीय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न की? जैसे पंजाब में 2010 में एक एक्ट पारित किया गया था जल संरक्षण संबंधी, यानी कि 10 जून से पहले आप वहाँ पर धान नहीं बो सकते हो। तो इस तरह के एक्ट क्यों लाने पड़े? क्योंकि जल का अत्यधिक दोहन किया गया। इसके दौरान मृदा का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ। मृदा पॉल्यूशन, अत्यधिक खाद का, अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग से मृदा इतनी पॉल्यूटेड हो गई, बंजर होने लग गई है मृदा। तो आप इसको लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? मृदा पॉल्यूशन के कारण जो उत्तर भारत का है इलाका, पूरा यूपी, पंजाब से बिहार तक का इलाका, इसको कैंसर बेल्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक कैंसर के मरीज बढ़ गए अचानक से। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि उर्वरक उपयोग और बाकी चीज़ों के खाद्य पदार्थ में आई बदलाव के कारण, पॉल्यूशन के कारण जल खराब हो गए, मिट्टी खराब हो गई, है ना। तो उससे क्या हुआ? उससे पर्यावरणीय प्रभाव बहुत ही विचलित रूप से पड़ा। और फिर क्या बता सकते हो? पराली वगैरह की समस्या बता सकते हो। भूमि जल का अत्यधिक दोहन किया गया, ये बता सकते हो आप, है ना। 3 चीज़ों का बता सकते हो। पर्यावरणीय समस्याएँ कौन कौन सी उत्पन्न हुई। ओके,
तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लिख सकते हो आसानी से। अगला है कि और इसका समाधान भी ज़रूर देना, जैव कृषि देना या बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग के देना, ये सब दे सकते हो आप। ओके, अगला है आप कहाँ तक यह सहमत हैं कि जनसंख्या का अधिक घनत्व भारत की गरीबी का मुख्य कारण है। आपको सहमत होना है और नहीं सहमत होना है। जनसंख्या का घनत्व क्या गरीबी का कारण है भारत का? आपको इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में पॉइंट्स लिखने हैं। पहले बता देना कि सहमत हो या नहीं हो, उसके बाद पक्ष और विपक्ष में पॉइंट्स लिख देना। आसान आसान से क्वेश्चन थे ये, इसको आप जरूर करने की कोशिश करना। भारत में कचरे के प्रबंधन और उनसे उत्पन्न ऊर्जा की संभावनाओं पर एक लेख लिखिए। कचरे का प्रबंधन भारत में बहुत ही कचरा है, कचरे का प्रबंधन बहुत ही बेकार है। आप किसी भी शहर में जाओगे, उसमें आपको दिल्ली में आओ, पटना जाओ, कहीं भी जाओ, पटना में जो लोग रहते हैं वो पटना की बातें जानते ही होंगे, कचरा प्रबंधन का कितना बेकार सा इंतजाम है वहाँ पर। दिल्ली में भी बहुत ही बेकार इंतजाम है। और भारत के कुछ शहर जैसे इंदौर वगैरह में बहुत अच्छा इंतजाम है। इंदौर हो गया, मुंबई हो गया, है ना। नई दिल्ली में ही जो NDMC है, न्यू जो जहाँ पर मंत्री वगैरह रहते हैं, उस क्षेत्र का जो कचरा प्रबंधन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस तरह उसका उपयोग किया जाता है, जैसे मीथेन हमें प्राप्त हो सकता है इससे, या कचरे को हम डायरेक्ट किस में बदल रहे हैं आजकल, कोयला हम बदल रहे हैं। ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो कोयला का उसका गैसीकरण जो बोलते हैं वो हो जाता है। समझ रहे हो? तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। मेन रूप से आपको यही 3-4 क्वेश्चन लिखने थे। उसके बाद से एक क्वेश्चन आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कृषि की सततता में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व की विवेचना कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ये, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं हम, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के लिखने की कोशिश करना, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं इसको बता दूंगा आपको एक्सप्लेन करके। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हो रहे अंतरिक्ष अनुसंधान का विवरण दीजिए। यह अनुसंधान देश की प्रगति में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने जो काम किया है, इसको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, इसरो ने जो काम किया है आर्यभट्ट से लेकर और अभी जो हम मंगल ग्रह या आदित्य L1 सूर्य के लिए हम लोग परियोजनाएं बना रहे हैं, या हम 2023 में कोशिश करेंगे कि मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाए भारत के द्वारा। तो इस यहाँ तक कि आपकी पूरी यात्रा को लिखना है। और देश की प्रगति को इसको कैसे जोड़ना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, जो हमारे यहाँ संचार प्रौद्योगिकी इतनी बढ़िया विकसित हुई है, टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, उसके बारे में बताना है आपको। फिर मौसम संबंधी हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। फिर खनिज संपदा हम ढूंढते हैं सैटेलाइट की मदद से, उसके बारे में बताना है आपको। फिर अर्बन प्लानिंग जो हम करते हैं सैटेलाइट की मदद से, उसके बताना है आपको। शहरी प्लानिंग जो हम करते हैं, है ना। उसके अलावा जो हम रोड या हाईवे या बांध, इन सब का निर्माण जो हम करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से मैपिंग के द्वारा, उसके बारे में बताना है आपको, है ना। हम अपने कोस्टल एरिया में हम अपने खनिज संसाधन का अधिक से अधिक खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक संसाधन मिले, उसके बारे में बताना है आपको। तो ये सब किससे हुआ है, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो हुआ है ना। अंतरिक्ष में हमने इतनी प्रगति नहीं की होती, इतने अच्छे से सैटेलाइट नहीं विकसित किए होते, इतना अच्छा संगठन नहीं इसरो जैसा बनाया होता, तो ये चीज़ संभव नहीं होता। तो विकास में आप इन सबको लिख सकते हो। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भी उपयोग हुआ है। भारत ने जब अंतरिक्ष में अच्छे मतलब हमने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के लिए जब अच्छे व्हीकल बनाए, तो इसी टेक्नोलॉजी को उपयोग करके मिसाइल में भी उपयोग किया जाता है, इसी टेक्नोलॉजी को बदल के थोड़ा सा। तो हमारी रक्षा क्षेत्र को भी इससे बढ़ावा मिला है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में बढ़ते गए, वैसे वैसे हम रक्षा में भी बढ़ते गए हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला है कि HIV अनुसंधान में भारतीय योगदान की विवेचना कीजिए। इस बीमारी के कारण और बचाव के उपाय को समझाइए। ये पूर्ण रूपेण फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको बुक पढ़ के डायरेक्ट लिख देना होता है। भारतीय अनुसंधान क्या है वो आपको बताना है। मूल रूप से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आज लिखना है, मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं। ये आपको लिखना है। एक तो आपको लिखना था ऊपर जो क्वेश्चन था पर्यावरण प्रदूषण, बिल्कुल 100 शब्द में लिख सकते हो, लिखना, भेजने की कोशिश करना, मैं ज़रूर दूंगा आपको फीडबैक। और वैश्वीकरण का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव लिखना। खुद से दिक्कत हो तो NCERT की जो बुक आती है उसमें से देख के लिखना। अगले लेक्चर्स हम लोग क्या करेंगे, UPPCS और UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लिखने का अप्रोच देखेंगे सबसे पहले। कुछ लोगों का कलम ही नहीं चलता, इस क्वेश्चन को लिखना कहाँ से शुरू करें। आज भी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा आज अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्या कारण है कि संसार के सारे वलित पर्वत, वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं, फोल्डेड माउंटेन जैसे हिमालय है, वलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों को सीमांत के साथ साथ अवस्थित हैं। मतलब महाद्वीप जो हैं उनके सीमांत एरिया, उनके कागार पर अवस्थित हैं।
वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण, भूकंप और ज्वालामुखी के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए। वलित पर्वत के जो वैश्विक वितरण है विश्व में कहाँ कहाँ पर है, उसके साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखी का जो वितरण है उसका कारण को भी आपको बताना पड़ेगा। 150 शब्दों 200 शब्दों में इसको लिखना होता है। वलित पर्वत का निर्माण डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल कट टू पॉइंट लिखना है। वलित पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। इसमें एक प्लेट में वलन का निर्माण होता है जिसे वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे भारतीय प्लेट टकराई, यूरेशियाई प्लेट टकराई। भारतीय प्लेट मान लो नीचे की तरफ चली गई और गतिशील थी इसलिए, यूरेशियाई प्लेट ऊपर की तरफ उठ गई, फोल्डेड। इसके बीच में जो अवसाद था वो मुड़ने लग गया, तो यही हिमालय कहलाया बाद में। चूँकि दो प्लेटों के टकराने से इनका निर्माण होता है, इसलिए यहाँ अधिकांशतः महाद्वीपों को कागार पर ही अवस्थित होते हैं। चूँकि दो प्लेट जब टकराएंगे या तो कागार होगा या कागार से थोड़ा सा अंदर का भाग होगा। तो इसका उदाहरण के रूप में हम क्या सब बता सकते हैं, हिमालय, रॉकी, एंडीज, यूराल, अल्प्स इत्यादि। ये सब को अगर आप गौर से देखोगे तो ये महाद्वीपों के कागार पर स्थित हैं। जैसे हिमालय है, ये यूरेशियाई और भारतीय प्लेट के कागार के पास स्थित हैं। ओके, रॉकी आप देख ही रहे हो कहाँ पर है, ये रॉकी है अमेरिका के पश्चिमी तट पर, है ना, प्रशांत महासागर से लगते हुए। एंडीज कहाँ है, ये दक्षिणी अमेरिका के तट पर है। ओके, अल्प्स यूरोप में है। वलित पर्वत के निर्माण के कारण है मुख्य रूप से महाद्वीपीय संचलन से होता है, महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन से होता है, महासागरीय संचलन से द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। पहले मैं इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच बताता हूँ, फिर मैं नीचे चलूँगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा ना, तो सबसे पहले वलित पर्वत को हम बताएंगे क्या है, उसके बाद उसकी अवस्थिति क्यों है वो बताएंगे, कारण बताएंगे कि क्यों भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो कारण जब भी आप लिखोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, समझ रहे हो ना। अब आते हैं महाद्वीपीय का उदाहरण हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी, इसमें यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर से बनता है। और महाद्वीपीय महासागरीय में आ गया रॉकीज और एंडीज, इसमें प्रशांत महासागर प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के टक्कर से बनता है। और महासागरीय प्लेट से वलित पर्वत का निर्माण नहीं होता, बल्कि द्वीपीय चाप का निर्माण होता है, जो जापान का द्वीप समूह आप देखते हो उसका निर्माण होता है। ओके, पहला है महाद्वीपीय संचलन। ये मैंने इसका थोड़ा सा फोटो बना के दिखा दिया कि भारतीय प्लेट जा रहा है, यूरेशियाई प्लेट अभिसारी बल लग रहा है, यूरेशियाई प्लेट और के नीचे भारतीय प्लेट का गति अधिक होने के कारण इसका निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण होने के कारण घर्षण होती है, यहाँ पर घर्षण के कारण भीषण भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसलिए हिमालय से लगे हुए भाग में भीषण भूकंप आते हैं। दो महाद्वीपों के टक्कर के दौरान तुलनात्मक रूप से तीव्र गति से संचालित भारतीय प्लेट का निक्षेपण यूरेशियाई प्लेट के नीचे होता है और तथा घर्षण से भूकंप की उत्पत्ति होती है, परंतु ज्वालामुखी का अभाव रहता है। यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं बन पाता है क्योंकि भारतीय प्लेट टूटकर दुर्बल मंडल तक नहीं जा पाती है, जिसके कारण से इसके पिघलने से कोई ना तो कोई मैग्मा बनेगा ना तो कोई लावा बनता है। महासागरीय में क्या होता है, महासागरीय प्लेट अपेक्षाकृत अधिक घनत्व और भारी होती है। तो जब दो महासागरीय प्लेट टकराएगी तो एक दूसरे के नीचे जिसकी गति ज़्यादा होती है उसका निक्षेपण हो जाता है, तो और ये निक्षेपित होकर दुर्बल मंडल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके पिघलने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर आपको भूकंप भी भीषण मिलेगा। जापान का द्वीप इसका उदाहरण है। क्या वलित पर्वत का निर्माण यहाँ पर होगा? वलित पर्वत का निर्माण नहीं होता, द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। अगला है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट को टक्कर। महाद्वीप और महासागरीय प्लेट टकराते हैं तो महासागरीय प्लेट चूँकि क्या है, तुलनात्मक रूप से उच्च घनत्व और अधिक भार का है, इसलिए महाद्वीपों का वलन हो जाता है, महाद्वीप मुड़ जाती हैं और महासागरीय वाली प्लेट इसके नीचे आ जाती हैं और फिर से दुर्बल मंडल में पहुँचने के कारण ये टूट कर गल जाती हैं और गलकर मैग्मा का निर्माण करती हैं, जो बाहर आ जाता है ज्वालामुखी के रूप में। इसका उदाहरण आप प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो अग्नि मेखला का श्रृंखला है उसके रूप में आप दे सकते हैं। महासागरीय प्लेटों का निक्षेपण होने से ज्वालामुखी एवं भूकंप की उत्पत्ति होती है, रॉकीज एंडीज। उपरोक्त कारणों से अब मैं कंक्लूड कर दूंगा कि स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटों के संचलन से हमेशा भूकंप और कभी कभी ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला इसका उदाहरण है। भारत में हिमालय श्रेणी, यूरेशिया में यूराल पर्वत इसका स्पष्ट उदाहरण है। इन्हीं जगहों पर प्राय भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया, छोटा सा एक वो कंसाइज फॉर्म में करके। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप भी इसको लिखने की कोशिश कर सकते हो सकता है आप इससे अच्छा लिख सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको लिखा है, जिससे कोई भी लिख सकता है इसको, है ना। बहुत ही सिंपल, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से शुरू करके कंक्लूजन पर ख़त्म किया है। संभाव्य जीडीपी यानी कि संभावना जिस जीडीपी की है
को परिभाषित कीजिए और उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। उसको कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं संभाव्य जीडीपी को, वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य जीडीपी को साकार करने से रोकते हैं। भारत में जो जितनी भारत में क्षमता है, उस क्षमता की हमारी जीडीपी अभी भी क्यों नहीं हो पाई है, कौन कौन से कारक हैं जो उसको रोकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। संभाव्य जीडीपी से आशय है कि अगर कोई देश अपने उपलब्ध सभी उत्पादन कारकों को पूरी तरह सुनियोजित तरीके से चलाए तो कितना उत्पादन कर सकता है, इसी को संभाव्य जीडीपी कहते हैं। तथा इन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं, संभाव्य जीडीपी कहते हैं। मतलब हमारे पास जितने संसाधन हैं उसको हम 100% आइडियल तरीके से अगर चलाएंगे तो जो जीडीपी होगा उसी को संभाव्य जीडीपी कहा जाता है। संभाव्य जीडीपी के कारक क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। मानव संसाधन का दक्षतापूर्वक उपयोग, परिवहन प्रणाली का सर्वोत्तम गुणों वाली होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्थिरता भी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था उचित आर्थिक प्रक्रिया होनी चाहिए, समुचित पूंजी प्रवाह और प्रबंधन होना चाहिए, तकनीकी उन्नति और जोखिम लेने वाले उद्यमी भी होने चाहिए हमारे पास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा युक्त बाजार और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए। मैंने ना तो इसको एक्सप्लेन किया ना कुछ, जो सिंपल कोई पहला दिन आंसर लिखना शुरू करेगा वो ऐसे तो कम से कम लिख सकता है। भारत में संभावित जीडीपी के समक्ष बाधाएं कौन कौन सी हैं? पूंजी निवेश का भारत में अभाव रहता है, अकुशल श्रमिकों की प्रधानता है, उत्पादन लागत अधिक है हमारे यहाँ, अवैज्ञानिक अप्रायोगिक शिक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ, अधिकतर कुशल पेशेवर देश के बाहर चले जाते हैं, महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में अगर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की जीडीपी 25% तक बढ़ जाएगी, ये विश्व बैंक ने बताया है। इसके बाद हम लोग ऑप्शनल का एक क्वेश्चन करेंगे। ऊर्जा के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता अधिक है हमारे यहाँ, अभी भी हम पेट्रोल और डीजल सारे बाहर से मंगाते हैं। तकनीकी क्षेत्र में शोध अनुसंधान का चलन कम ही है अभी अपने देश में। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या की निर्भरता है जिससे गरीबी और असमानता को बल मिलता है। उप उत्पादों और मूल्य वृद्धि की व्यवस्था का कमज़ोर होना है, मतलब जो वैल्यू एडिशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। बड़े बैंकों की कमी है, उचित परिवहन प्रणाली का विकास करना भी अभी बाकी है। तो ये मैंने कारण बता दिए कैसे हम इसको बाधाओं को दूर कर सकते हैं और बाधाएं क्या हैं, और जो कारक है वो जो पूछा था क्वेश्चन उसको बस लिख के छोड़ देना है। अगला है आज का एडवांस तरीके का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है। जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के हैं उनके लिए है मूल रूप से। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का है कि भारतीय पुनर्जागरण ने मूलतः आध्यात्मिक स्वरूप लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन का दुशाला ओढ़ने के पूर्व उसने कई सामाजिक व धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया। उक्त कथन पर आधारित भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप को निरूपित कीजिए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, कई लोग यही नहीं समझ पाते हैं। इसने आपसे पूछा है कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे पहले सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुआ उसके बारे में आपको बताना है, और इससे राष्ट्रवादी आंदोलन का कैसे विकास हुआ ये आपको बताना है। मूल रूप से क्वेश्चन में यही है, बाकी जो भी लिखा है वो सब आपको डराने धमकाने फंसाने के लिए लिखा गया है। मूल रूप से क्या बताना है कि उसमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो भारत के हुए राष्ट्रीय आंदोलन में उसके बारे में आपको बताना है, और फिर उसको जोड़ना है राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष दुनिया में उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़े गए सभी संघर्षों में सबसे अलग है। इसने न सिर्फ देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया अपितु इसने समाज को भी बदलने का संपूर्ण प्रयास किया। इसलिए हमें राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक संघर्ष भी स्पष्टता से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दिखाई पड़ता है। ऑप्शनल का जब भी आंसर लिखते हैं तो उसमें फैक्ट के साथ साथ आपको विचार भी लिखने होते हैं। विचार, सिर्फ फैक्ट लिख के जीएस पास हो सकते हो, सिर्फ फैक्ट लिख के आप ऑप्शनल नहीं पास हो सकते हैं। कोटेशन डाला कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि साध्य के साथ साथ साधन की भी पवित्रता की आवश्यकता है। मतलब कि समाज अगर सही नहीं होगा, सामाजिक सुधार नहीं हुए होंगे, धार्मिक सुधार नहीं आंदोलन होंगे तो हमारा साधन जो है वो अपवित्र हो जाएगा। हम क्रूर तरीके अपना सकते हैं स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। इसलिए उन्होंने क्या बोला था कि हमारा साध्य पवित्र है, यानी कि हमें आज़ादी चाहिए तो हमारे साधन भी पवित्र होना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने पहले अपने भीतर की कमी को, अपने समाज को बदलने की कोशिश की। उसके पश्चात हमने अंग्रेज़ों से राजनीतिक संघर्ष किया। इसके कारण जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास आज़ादी के साथ साथ एक ऐसा समाज भी था जो इस आज़ादी के लिए तैयार था, आधुनिक सोच को स्वीकार करने के लिए आज़ाद था। ओके, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलन पर अब हम आ गए। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन हुए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद जी आए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इत्यादि आए। मुस्लिम में वहाबी आंदोलन में सर सैयद अहमद खान जी हैं। उसके बाद से पारसी में रहनुमाई मस्जिद आसन सभा की बात आती है। सिख में अकाली आंदोलन की बात की जाती है। एक मैंने ओवरव्यू दिया है, फैक्ट्स लिख के बता दिया है। धार्मिक आंदोलन, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार को अनिवार्य माना, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, कर्मकांड, जाति प्रथा को पुराने
पुराणों के आधार पर गलत साबित किया। सनातन धर्म के साथ साथ इन्होंने ईसाई धर्म में मौजूद कमियों को भी मुखर होकर सबके सामने लाया। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को, जैसे सती प्रथा, शिशु हत्या इत्यादि को अंग्रेजी कानून द्वारा समाप्त करवाने का संपूर्ण प्रयास किया। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को सबके सामने रखा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने भी स्त्रियों की दशा को लेकर लोगों को जागरूक किया, तो विवेकानंद जी ने हमारे आंदोलन को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की थी। इसी प्रकार वहाबी आंदोलन के सामान्य मुस्लिमों के बीच मूल इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश की, तो सर सैयद अहमद खान जी ने इस्लाम को आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास किया। इन्होंने शिक्षा और समानता पर जोर दिया और मदरसा के साथ साथ आधुनिक विश्वविद्यालय की भी वकालत की थी इन्होंने। अकालियों ने गुरुद्वारा मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब संघर्ष किया। मोटा मोटी हमने धार्मिक सुधार का एक दे दिया। सामाजिक सुधार आंदोलन मूल रूप से 3 चीज़ों पर भारित होते हैं। जाति प्रथा आंदोलन स्त्रियों का अधिकार से संबंधित है और भारतीय अंग्रेज से कम नहीं है, हम हीन नहीं हैं, मूल रूप से यही बताना था। इसमें मूल रूप से शिक्षा की बात आती है। शिक्षा जैसे जैसे हमारे यहाँ पर रहा, अपने इतिहास को जाना हमने। जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, प्राचीन सामाजिक वर्गीकरण के कारण समस्या हमारे समाज में हमेशा से मौजूद रही है। स्वतंत्रता आंदोलन ने इससे भी स्वतंत्रता की संपूर्ण कोशिश की गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने जात पात से भी स्वतंत्रता पाने की कोशिश की थी। राजा राम मोहन राय से लेकर दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी नारायण, पेरियार इत्यादि जैसे नेताओं ने इसके विरुद्ध न सिर्फ बोला लिखा बल्कि भीषण संघर्ष भी किया था इन लोगों ने। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवाद तथा कर्मकांड का खंडन किया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। केरल में के केलप्पम ने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया, तो सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। महात्मा गांधी ने भी इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया था। हरिजन नामक पत्रिका वगैरह सब निकाला था महात्मा गांधी जी ने। स्त्रियों के अधिकार पर आप बात बता देती है। अपने ऐतिहासिक परंपराओं परिस्थितियों के कारण हमारे समाज में आज भी महिलाओं को समानता का हक नहीं मिला है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, डी.के. कर्वे, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने हमेशा इनको समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। शिशु हत्या के द्वारा बच्चियों को जन्म के बाद ही मार दिया जाता था। विधवाओं को हमारा समाज जिंदा जला देता था। 10 वर्षों तक भी अगर अविवाहित रह जाए लड़की तो लड़की का भाग्य माना जाता था। मतलब कम आयु की बात कर रहे हैं, कम आयु में जब विवाह होती थी इत्यादि अनेक शोषण के माध्यम बनाए गए थे स्त्रियों के शोषण के लिए। सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह, विवाह की उम्र के लिए अधिनियम बनाकर इत्यादि माध्यमों से इन शोषणों पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय जी ने काम किया। विधवा विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम आता है। स्त्रियों की शिक्षा के लिए डी.के. कर्वे, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले का नाम आता है। राजनीतिक अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम आता है। राजनीतिक अधिकार जो महिलाओं को पुरुषों की समानता का अधिकार है वो डॉक्टर अंबेडकर जी की कृपा से है। आंदोलन में सहभागिता महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित किया गया था। अब शिक्षा की बात आ गई। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी शिक्षा का समर्थन किया। इसके बाद भारत में अनेक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बंगाल जागरूकता का प्रतीक बनकर उभरा। साथ ही बम्बई और मद्रास में भी शिक्षा के अनेक केंद्र स्थापित हुए। तो हमने सामाजिक विकास के हर एक पहलू, यानी कि दलितों का विकास, महिलाओं का विकास, उसके बाद से शिक्षा का विकास कैसे हुआ भारत में, हमने इन सबको लिख दिया। अब हम इन सबको कंसाइज फॉर्म में लिख के ये बता देना है कि इसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में मदद किया था। 4 पेज का ऑलरेडी आंसर हो चुका है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने एक समाज को कैसे उसके भीतर से जगाने की संपूर्ण कोशिश की और इस समाज ने फिर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को मजबूत बनाया। जिन क्षेत्रों में यह आंदोलन मजबूती से फैला उन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन की खूब दृढ़ हुई। अतः यह पुनर्जागरण ही हमारे आज़ादी के संघर्ष का प्राणवायु बना। 3 आंसर मैंने दिखाए, एक बड़ा आंसर लिखने की कोशिश की है मैंने, हो सकता है आप इससे अच्छा आंसर लिख सकें। ओके, और 2 छोटे आंसर्स मैंने लिख के दिखाए। जैसा भी लगा हो वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, जो भी लगा हो। और अगले वीडियो से हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और यूपीपीसीएस के, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चंस लगभग में ख़त्म हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।